इतनी ही देर में संजना अरोड़ा लौट आई थी। उसके तुरंत आने के बाद गुलाब जामुनों से भरा एक बाउल अटेंडेंट लेकर आया सर्विंग ट्रे में। हालांकि उसमें अनामिका, समीरा और वैदय का हिस्सा नहीं था। जैसे ही अनामिका खन्ना की नजर अपने सामने पड़े गुलाब जामुनों पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाई। उसमें से एक गुलाब जामुन उठाकर गपाक से अपने मुंह में भर लिया। उसने तुरंत ही वहां के अटेंडेंट से पूछा, क्या मुझे और ये मिल सकते हैं? कोई मुझे एक बाउल और लाकर देगा? जी हाँ, एक बाउल और बचा हुआ है, अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही समय में गर्मा गर्म गुलाब जामुन से भरा हुआ एक और बाउल अनामिका खन्ना के सामने रखा हुआ था, जिसे खाली करने में अनामिका ने ज्यादा समय नहीं लगाया। गुलाब जामुन काफी मुलायम और स्वादिष्ट थे। फिर साथ में ही इलायची का स्वाद उन्हें और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना रहा था। और ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गुलाब जामुनों का आनंद मतलब सोने पर सुहागा। बोल खाली करने के तुरंत बाद ही उसने संजना को देखकर थम्स अप का इशारा किया। मानना पड़ेगा, गुलाब जामुन वाकई में बहुत अच्छे बने हैं। ये बहुत स्वादिष्ट थे। संजना, तुमने वाकई मुझसे सच ही कहा था। वाकई तुम्हारे हाथ में जादू है और ऐसे गुलाब जामुन बनाने के मामले में कोई तुम्हारा हाथ थाम नहीं सकता। मेघना खुराना मुस्कुराते हुए बोली। संजना अरोड़ा मन ही मन छल्लाई। अरे, अब तुम सब ये क्या बोल रही हो? मेघना खुराना समीरा के खिलाफ संजना की मदद करने के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन संजना अरोड़ा को लग रहा था ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। रईस लड़कियों की तरह खाना बनाने, कपड़े और पुरुषों को लेकर दूसरी लड़कियों से लड़ने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी वहां बैठे बाकी लोग भी संजना की डिश की तारीफ करने लगे थे। संजना के बनाए हुए गुलाब जामुन को खाने के बाद जैसे ही समीरा राजवंश की चाय को सब भूल गए थे। उनमें से किसी ने भी चाय के कप की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। ये देखकर कुछ देर के लिए समीरा के चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव उभरे थे, जिन्हें उसने तुरंत ही अपनी मोहक मुस्कान के पीछे छिपा लिया था। वैदय ने भी झूठी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये इतने स्वादिष्ट हैं? तुम्हारी तारीफ सुनकर अब तो मुझे भी इन्हें टेस्ट करने का मन हो रहा है। उसने तुरंत ही अटेंडेंट से एक और बोल उसके लिए लाने के लिए कहा, लेकिन जवाब में अटेंडेंट ने बताया कि सारे गुलाब जामुन खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद वैदई ने संजना की ओर देखकर रहस्यमयी रूप से मुस्कुराया। क्यों ना संजना हमारे लिए 2 बाउल गुलाब जामुन और बना देती? आखिर हमें भी तो इससे बेहतरीन चीज को टेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। क्या कहती हो तुम संजना? वैदई के शब्द सुनकर संजना का शरीर क्रोध से भर उठा था। वो उन लोगों के चेहरे पर झूठी मुस्कान और झूठी दोस्ती का जवाब उन्हीं की तरह झूठा दिखावा करके नहीं दिखा सकती थी, वो भी तब जबकि उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। जहां तक बात अनामिका की थी, वो भी भविष्य में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, पर मन ही मन खुद को कोस रही थी कि वो कितनी मूर्ख है जो सोच रही थी कि संजना कभी भी राजवंश परिवार के किसी भी सदस्य के साथ दोस्ताना रिश्ता रख सकती है। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, सभी को ये कहते हुए वहां से उठकर चली गई। वॉशरूम के भीतर संजना अरोड़ा मेघना खुराना को मैसेजेस करने वाली थी, जिसमें कि उसने लिखा था कि अब वो वापस नहीं आने वाली है। इतने में उसे आईने में किसी की आकृति दिखाई दी। उसने सहज ही आईने की ओर देखा और आईने में दिखाई दे रहे व्यक्ति को देखकर उसकी थ्योरियां बेचैनी से बढ़ती चली गई। संजना अरोड़ा, क्या हम बात कर सकते हैं? समीरा राजवंश ने संजना अरोड़ा को आईने में देखते हुए कहा। संजना अरोड़ा गुस्से में पलटते हुए बोली, क्या बात करनी है तुमको? फिर से मुझे किसी चाल या षड्यंत्र में फंसाने के बारे में सोच रही हो तुम? जब भी मुझे ढूंढती हो उसकी वजह यही होती है। आज भी कुछ ऐसा ही होगा। पिछली बार तुमने मुझे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी ताकि मैं चैंपियनशिप में हिस्सा न ले सकूं। वैसे भी कोई भी ऐसी बात जिससे दूसरों को दुख या तकलीफ ना हो, ऐसी किसी भी चीज में तुम्हें मजा कहाँ आता है? और फिर तब ऐसा लगा भी नहीं था कि तुम चाहती थी कि मैं चैंपियन बनूं। उस समय तुम्हारा प्लान यही था ना? लेकिन अफसोस, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं पहले नंबर पर आने में कामयाब हो गई और इस ओर ध्यान नहीं दे पाई कि तुमने क्या कुछ प्लान करके रखा है। पर इस बार मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा इरादा है क्या? समीरा राजवंश हैरान थी। अपने दिल में उठ रहे तकलीफ को दबाने की पूरी कोशिश करती हुई आहिस्ता से बोली, संजना, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच केवल गलतफहमियां नहीं बल्कि गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा हुआ है। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भूल जाओ। जो हुआ वो इतिहास है। हमें अब अपने झगड़े को खत्म करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है तो मैं तुमसे उस हर एक बात के लिए माफी मांगती हूँ। समीरा के मुंह से माफी शब्द सुनकर संजना ठहाका मारकर हंसने लगी। ओह, माफी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम गलत इंसान के पास आई हो।
जो तुम्हें माफ कर सकता है वो मैं नहीं हूँ, और जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वो कहाँ है? यानी मेरी बहन कहाँ है वो? यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हैं। तो अब ये खेल खेलना बंद करो। तुम्हें बुरा फील करने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी बहन को आखिर छिपा कर कहाँ रखा है? अपनी बहन को खोजना ही संजना के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। इसी कारण से वो उस समय समीरा से बात करने के लिए राजी नहीं थी। ये पता लगाना चाहती थी कि उसकी बहन के गुमशुदा होने के पीछे समीरा का हाथ है या नहीं। इस बार भी समीरा राजवंश के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो सहमी हुई आवाज में बोली, मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? पिछली बार मैंने बेशक तुम्हारी बहन को सताने में रोशनी मेहरा का साथ देकर गलती की थी, लेकिन उसके अलावा मैंने तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, और ना ही अभी कुछ बिगाड़ने की मेरी कोई मंशा थी। संजना अरोड़ा समीरा राजवंश को लगातार एकटक घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर असहजता के छोटे से भाव को मिस नहीं करना चाहती थी। फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई दे रहा था कि संजना की बहन की गुमशुदगी के पीछे समीरा का कोई हाथ नहीं हो, लेकिन संजना अरोड़ा अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो रोशनी मेहरा से भी ज्यादा चालबाज लड़की थी। समीरा राजवंश ने गहरी सांस भरी। इस बार उसके शब्द कठोर हो गए थे। मैं जानती हूँ पिछले दफा जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी गलती है, और उस बात के लिए मैं तुमसे माफी भी मांग चुकी हूँ और अभी भी मांग रही हूँ। न सिर्फ तुमसे बल्कि तुम्हारी बहन से भी। लेकिन क्या तुम हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उसे खत्म करके करण ग्रोवर से कहो कि वो हम लोगों के खिलाफ जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसे बंद करे। क्या करण ने अब तक ऐसा क्या कर दिया? संजना अरोड़ा पिछले दिनों बीते घटनाक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो करण से काफी दिनों से मिली नहीं थी। वो झलाती हुई बोली, मैं नहीं जानती करण ग्रोवर ने क्या किया है, या वो जो कुछ भी करता है उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि जो भी वो कर रहा है उसे करना बंद करे, तो तुम्हें उसके पास जाकर सीधे उससे बात करनी चाहिए। समीरा राजवंश जाने से पहले पलटी। वहाँ से वापस जाने के पहले अफसोस जताते हुए बोली, तुम क्यों मेरे सामने के सारे दरवाजे बंद करना चाहती हो? मैं पहले ही तुमसे कई दफा माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्या तुमने कसम खा के रखी है कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? और वो भी एक छोटी सी घटना की वजह से, जिससे घटे न जाने कितना लंबा समय बीत चुका है। एक छोटी सी घटना। संजना अरोड़ा को समीरा के कहे गए शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उसकी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन फिर भी समीरा के लिए वो बस एक छोटी सी घटना थी। समीरा राजवंश मुस्कुराई। उस समय हम सब काफी छोटे थे, नादान थे। जाहिर सी बात है कि हम में से किसी ने भी उन छोटे मोटे झगड़ों को कभी सीरियसली नहीं लिया। मुझे मत बताओ कि किस तरह तुम्हारी बहन मानसिक पीड़ा से होकर गुजरी है, वो भी केवल हमारी शरारतों की वजह से। उस नादानी भरी उम्र में किसे पता होता है कि मानसिक आघात और मानसिक पीड़ा क्या होती है। संजना अरोड़ा का क्रोध अब उसके काबू से बाहर हो गया था। हालांकि वो खुद उस तरह के दुख या तकलीफ से होकर नहीं गुजरी थी। उसने कई नॉवेल्स, मूवीज और टीवी शोज में स्कूल स्टूडेंट्स द्वारा की गई दबंगई और गुंडागर्दी की दास्तान विस्तार में भी पढ़ी थी, देखी भी थी। इसीलिए वो समझ सकती थी कि किसी इंसान से उस तरह का व्यवहार उस पर कितना बुरा असर डालता है, इतना बुरा कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाए। और उससे भी तो बड़ी बात ये थी कि उसकी बहन के रूप में उस गुंडागर्दी के प्रभाव का जीता जाता उदाहरण हमेशा उसकी आंखों के सामने रहा है। अगर उसकी बहन की हालत उसे सताए जाने के कारण नहीं थी, तो फिर क्या कारण था? उसकी बहन आज उसके साथ नहीं थी। संजना अपने भीतर उमड़ रहे क्रोध के तूफान को दबाने की भरसक कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पा रही थी। खुद पर काबू पाने में असफल पाकर उसने अपना हाथ उठाया और समीरा राजवंश के चेहरे की ओर जोरदार तमाचा लहरा दिया। समीरा जैसे किसी भी इंसान के साथ झगड़े में वो बातों की जगह लातों से ही सुलझाने में विश्वास रखती थी। समीरा ने ही तो कहा था कि अतीत में हुए झगड़े तो छोटे मोटे झगड़े थे। अच्छी बात है, फिर संजना उसे दिखाने के लिए तैयार थी कि छोटे मोटे झगड़े आखिर होते कैसे हैं। समीरा राजवंश के गाल पर अभी अभी एक तमाचा जड़ा गया था। वो अपना गाल थामे संजना अरोड़ा की ओर अचंभे से देखती हुई खड़ी थी। उसके दांत कसकर भींच से गए थे। अगले ही पल एक क्षण के लिए संजना अरोड़ा को लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। समीरा राजवंश वाकई में मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ऐसी मुस्कान नहीं थी जो किसी चेहरे पर सनक या गुस्से में होती है। वो मुस्कुराहट उस मुस्कान की तरह थी जो अमूमन किसी के चेहरे पर अपनी योजना के सफल होने पर आती है। तुरंत ही संजना अरोड़ा को महसूस हुआ कि आखिर हुआ क्या था।
समीरा उसे जानबूझकर उकसा रही थी? संजना अरोड़ा थोड़ा हैरान हो गई। वो नहीं जानती थी कि समीरा आखिर क्या करना चाह रही है, न ही उसे इस बात की कोई कल्पना थी कि आखिर वो उसे उकसा क्यों रही थी। लेकिन बात चाहे जो भी रही हो, जो कि समीरा राजवंश चाहती थी, अब जबकि संजना अरोड़ा ने उस पर हाथ उठा ही दिया था, तो उसे इस बात का बतंगड़ बनने की और परवाह नहीं थी। उसके उलट संजना अरोड़ा उसे एक दो तमाचे और जड़ने की फिराक में थी। जैसे ही समीरा ने उसके अगले थप्पड़ को रोका, संजना अरोड़ा ने उसे किक जड़ दी। क्योंकि समीरा खुद होकर संजना के पास आई थी, इसीलिए वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसका दिमाग इस उधेड़पुर में लग गया कि समीरा की पिटाई करने के बाद चीजों को कैसे हैंडल करना है। आखिर ऐसा भी नहीं था कि ग्रोवर समीरा जैसी लड़की की पिटाई करने के बाद उसकी किसी भी प्रकार की मदद करने में सक्षम नहीं होंगे। इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि संजना ने इस मौके के लिए कितना इंतजार किया था। संजना अरोड़ा ने समीरा राजवंश को दीवार से सटाकर दबा के रखा था और भड़कते हुए बोली, उस दिन जब तुम दोनों ने मेरी बहन के सर को टॉयलेट बॉल में दबा के रखा था, याद है? ये उस दिन रोती हुई गंध से भरी हुई घर पर लौटी थी। समीरा राजवंश संजना अरोड़ा के आगे पूरी तरह से असहाय हो चुकी थी। जब उसने संजना के कहे गए शब्दों को सुना तो उसका चेहरा डर की अधिकता से पीला पड़ता जा रहा था। वो सहमी हुई बोली, तुम क्या करने की सोच रही हो? क्या तुम समझ नहीं पाई हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन यहाँ के टॉयलेट बेहद साफ है, यहाँ तक कि पानी भी साफ है। संजना अरोड़ा ने उसे कसकर दबाते हुए एक क्यूबिकल की ओर धकेला। समीरा की आंखें डर की अधिकता से चौड़ी होती चली गई। शुरुआत में उसे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब उसके हाथों को संजना ने कसकर थामा हुआ था और वो चाहकर भी खुद को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए वो चीखी, हेल्प हेल्प। मदद के लिए समीरा की गुहार सुनते ही संजना का क्रोध और भड़क गया। मदद के लिए आवाज लगा रही हो? शायद मेरी बहन भी तब ऐसी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन क्या उसकी करुण पुकार सुनकर कोई आया? तुम में से किसी ने उसे छोड़ा क्या? कहते हुए संजना ने अपनी पकड़ समीरा पर और मजबूत कर दी और वो पहले से भी और ज्यादा जोर से टॉयलेट बॉल की ओर धकेलने लगी। ओह! समीरा राजवंश दहाड़ पड़ी थी। समीरा खुद को छुड़ाने में सफल नहीं हो पा रही थी। उधर संजना ने इस हद तक जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। संजना, क्या कर रही हो तुम? एक तेज आवाज वॉशरूम में गूंज उठी और अनामिका खन्ना ने संजना अरोड़ा के हाथों को पकड़कर उसे खींचते हुए समीरा से दूर खदेड़ दिया। समीरा लड़खड़ाते हुए क्यूबिकल की दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। डरी सहमी सी रोते हुए उसने अनामिका खन्ना की ओर देखा। आंटी, आंटी! वो व्यग्र होकर आगे बढ़ी और लड़खड़ाकर अनामिका खन्ना से लिपट गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी। आंटी! इतने में ही मेघना खुराना और वैदई भी वहां पर आ पहुंचे। वैदई तुरंत दोनों की ओर बढ़ी। क्या हुआ है यहाँ? हुआ क्या? मेघना ने संजना अरोड़ा को चिंतित होकर देखा। संजना, क्या तुम ठीक हो? वो ठीक क्यों नहीं होगी? अनामिका खन्ना ने संजना अरोड़ा को गुस्से से देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था और बेहद ही कठोर भाव उसकी आंखों में उमड़ रहे थे, लेकिन इसी के साथ ही उसकी आंखों में संजना को लेकर एक निराशा के भाव भी थे। आखिरकार संजना अरोड़ा को खुद को उकसाने के पीछे समीरा राजवंश का असली मकसद अब समझ में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही समीरा राजवंश की नजर संजना पर पड़ी थी, उसने तभी ये योजना बना ली थी। पहले उसने संजना के सामने दयनीय और नम्र व्यवहार किया और फिर उसे उकसाने के लिए टॉयलेट में चली गई। समीरा राजवंश की योजनाएं किसी रस्सी में लगी गांठ से भी ज्यादा तंग और पेचीदा थी। संजना अरोड़ा मन ही मन झल्लाई। वास्तव में उसे वो सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे उसे अनामिका खन्ना को समीरा राजवंश और वैदई के साथ आते हुए देखा, उसने तभी उसे अपनी दोस्ती तोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, उससे कम से कम उसे समीरा राजवंश पर हाथ साफ करने का मौका तो मिल ही गया था, वो भी इतनी आसानी से। उसे बस एक बात का अफसोस था कि संजना अरोड़ा की धुलाई कर कर उसे अभी तक पूरी तरह से मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। समीरा राजवंश की आंखों से आंसुओं की नदियां बही जा रही थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। आंटी, मैं जानती हूँ कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन आज तो मैं सिर्फ माफी मांगकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही थी। उसे मुझ पर इस तरह से टूट पड़ने की क्या जरूरत थी? क्या उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मुझे मार मार कर एक जड़ इंसान नहीं बना देती?
उसके चेहरे पर डर और पीड़ा के भावों के साथ ही संजना अरोड़ा के नाखून के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। उसकी आवाज में दुनिया जहान का दर्द था। उसका रुदन इतना मार्मिक था कि उसकी ओर देखने और उसकी आवाज सुनने भर से किसी का भी दिल बसीज जाए। वैद्य ने संजना की ओर गुस्से से देखा। उसे लग रहा था कि संजना को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अनामिका खन्ना भी संजना को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि संजना जैसी प्यारी और मासूम लड़की इस तरह खतरनाक और जानलेवा रूप धारण कर सकती है। संजना उन सभी को देखने भर से ही बता सकती थी कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। साथ ही उसे इस बात की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि अनामिका खन्ना कभी उसका पक्ष लेगी, भले ही वो संजना अरोड़ा को कितना भी पसंद क्यों ना करती हो। आखिर में तो संजना उसके लिए एक बाहरी व्यक्ति ही थी ना, जबकि समीरा राजवंश उसकी भतीजी थी। जाहिर बात थी कि वो अपनी भतीजी का साथ ज्यादा देगी, ना कि किसी पराई लड़की का। अगर किसी दिन अर्पिता शर्मा का किसी के साथ झगड़ा होता है तो वो अर्पिता का ही साथ देती, चाहे बात जो भी होती। इसी के लिए वो अनामिका खन्ना को भी सिमिलर सिचुएशन में नहीं डालना चाहती थी। अब जबकि उससे गलती हो चुकी थी तो उसके लिए और भी अच्छा था। संजना वैसे भी उससे किसी भी तरह के ताल्लुकात ना रखने का मन बना चुकी थी। वो इंसान जिसकी जिंदगी में ईमानदारी शब्द के कोई मायने नहीं और जिसने कभी भी किसी से दिल से माफी नहीं मांगी, मैं ऐसे किसी इंसान को कोई मौका नहीं देना चाहती। ऐसा कहकर संजना तमतमाते हुए वहां से बाहर निकल गई। मेघना खुराना तुरंत ही उसके पीछे चलती। वहां से निकलकर दोनों गोल्फ क्लब के VIP चेंजिंग रूम में चले गए, जो कि प्राइवेट रेस्टिंग लॉन्च भी था। भीतर जाते ही संजना अरोड़ा एक सोफे पर जाकर बैठ गई। हालांकि संजना को पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा जब उसे अनामिका खन्ना से अपनी दोस्ती खत्म करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो आज की सिचुएशन के प्रति तैयार थी, लेकिन फिर भी किसी बात को लेकर उसका मन उदासी से भरा हुआ था। जाने दो, भले ही समीरा राजवंश कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो आखिर में है तो अनामिका के रिश्तेदार ही। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मुसीबत में अपने परिवार के साथ खड़ा ना हो। इतने में ही संजना के कानों में किसी के कदमों के उस तक पहुंचने की आवाज सुनाई दी। संजना ने आंख उठाकर देखा। उसे लगा कि वो मेघना होगी, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन मेघना वहां से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह संजना को करण ग्रोवर उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी त्योरियां तुरंत ही चढ़ गई। तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? चले जाओ यहाँ से। जाहिर था कि अगर उसे इस तरह वहां से लौटना ही होता तो करण भीतर आता ही क्यों। वो वैसे भी संजना के सामने दृढ़ता से खड़ा रहा, जैसे उस पर संजना की बात का कोई असर भी ना हुआ हो। टी हाउस में क्या हुआ था? मेघना ने मुझे सारी बातें बताई। तुम्हें चोट तो नहीं आई? संजना पे वैसे भी गुस्सा सवार था। करण को वहां पाकर उसकी आंखों में मानो खून उतर आया था। इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब ये यहाँ पर आकर ऐसे चिंता क्यों जता रहा है? क्या इसे नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी है? इससे पहले तक वो क्या कर रहा था? भले ही हम दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था, वो एक लड़का है। क्या वो बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांगकर खुद ही बात ठीक नहीं कर सकता था? इस बीच न ही करण ने उससे कभी कांटेक्ट किया और न ही कभी मिलने की कोशिश की। क्या ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो जानता था कि संजना उसे इस हद तक चाहती थी कि वो उसके अलावा किसी और के जाने के बारे में सोचेगी तक नहीं? केवल इतना ही नहीं, संजना भी जानती थी कि वो करण के मामले में काफी कमजोर थी। जब करण उससे दूर था तब जाकर वो खुद को मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत कर पाई थी। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आया, उसे लगा कि वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाएगी। अपना सर सीलिंग की ओर उठाकर वो अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। वो उसे करण से छिपाना चाहती थी। फिर वो खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। वो करण के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी अपने आप को। वहां से जाते हुए उसने पलटकर करण की ओर देखा कि करण अब उसे और दुख नहीं पहुंचा सकता। वो बिना आहत हुए भी करण के बिना रह सकती है। उसकी आंखों में करण के लिए यही इशारा था कि आज की अपनी मुलाकात यही खत्म होती है। लेकिन अभी उसने अपना एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि करण ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे की ओर खींचा और संजना ने अगले ही पल खुद को करण ग्रोवर की बाहों में पाया। इस बात का एहसास होते ही वो करण को पीछे की ओर धकेलते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी वो कोशिश करण की पकड़ से छूटने के लिए नाकाफी साबित हुई। अपनी फीलिंग्स को दबाने की भरसक कोशिश करते हुए उसने करण ग्रोवर को घूर कर देखा। छोड़ो मुझे, जाने दो।
करण ने पूरी ठिठाई के साथ जवाब दिया, नहीं। संजना अरोड़ा अपनी भवें तानते हुए छूटने के लिए छटपटाने लगी। वो उसे धक्का देने की भरपूर कोशिश कर रही थी। संजना जितना करण की पकड़ से छूटने में मशक्कत कर रही थी, करण ग्रोवर की पकड़ संजना की कमर पर उतनी ही कड़ी होती चली जा रही थी। अचानक ही लापरवाही में संजना का नाखून करण की गर्दन पर खरोंच मारते हुए निकल गया। अगले ही पल करण की गर्दन पर उस जगह एक लंबी खरोंच दिखाई देने लगी थी। करण ग्रोवर की गर्दन पर अपने नाखून का निशान देखकर संजना अरोड़ा की आंखें भय और हैरानी से फैलती चली गई। हड़बड़ाते हुए वो बोली, ओ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। करण ग्रोवर ने अपने एक हाथ से संजना को आजाद करते हुए उस हाथ से गर्दन के उस हिस्से को छुआ जहां पर संजना के नाखून ने खरोंच डाली थी। अब तो तुम्हें चैन आ गया होगा, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? संजना अरोड़ा ने सहमते हुए करण से कहा। मैंने कहा ना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ है, जो कुछ भी हुआ। संजना की गर्दन पर अपने हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए संजना के चेहरे के आगे अपना चेहरा लाते हुए वो बोला, अगर तुम्हें अभी भी चैन नहीं आया तो तुम एक बार और खरोंच मार सकती हो। करण ग्रोवर की गर्म सांसें संजना की गर्दन से टकरा रही थी। वो झल्लाते हुए बोली, कितनी बार कहूं, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम्हें संतुष्टि नहीं मिली है तो तुम भी मेरी गर्दन पर खरोंच मार सकते हो। करण ग्रोवर ने अपनी नजरें जरा टेढ़ी की, अपने होठों को कसते हुए संजना को देखा और अगले ही पल उसके होठ संजना के होठों से टकरा रहे थे। संजना अरोड़ा ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और उस सिचुएशन से ना निकल पाने पर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था उसे। उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे वो खुद पर से अपना काबू खोती जा रही थी और करण ग्रोवर जो कुछ भी करना चाहता था उसे करने देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसे परिस्थिति का आभास हुआ कि आखिर हो क्या रहा है, वो फिर से करण की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी थी। करण ग्रोवर ने अपने होठों को संजना अरोड़ा के कानों तक ले जाकर फुसफुसाते हुए उससे कहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी तरह हूँ? मैं ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता। क्यों रोक नहीं सकते हो? तुम तो मुझसे पहले ही तलाक लेने की सोच रहे हो ना? संजना अरोड़ा करण ग्रोवर से नाराज भी थी और परेशान भी थी। उसने गुस्से से करण को देखते हुए ये सब कहा और इतने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। करण ग्रोवर की आंखों में कठोर भाव आ गए। वो सख्ती से बोला, किसने कहा तुमसे मैं तुम्हें तलाक देने वाला हूँ? करण ग्रोवर एक सुलझा हुआ इंसान था और हमेशा फैसले तर्क के आधार पर लेता था और संजना अरोड़ा के प्रति उसकी फीलिंग्स और संजना की उन दोनों के रिश्ते के प्रति फीलिंग्स के कारण उसके पीछे ये तर्क था कि उन दोनों के रिश्ते का आधार कहीं न कहीं उसकी बहन थी जिसकी भलाई वो दोनों चाहते थे। जितनी देर के लिए शालिनी शर्मा गायब रहती उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वो लूज करते हुए परेशान होता चला जा रहा था क्योंकि वो संजना को खोने से डरता था। यही कारण था कि उसने उस दिन संजना अरोड़ा से सब कुछ साफ साफ कह दिया था ताकि संजना मानसिक रूप से हर तरह से हर स्थिति के लिए तैयार रहे, इस उम्मीद में कि संजना उन दोनों के रिश्ते का आधार उसकी बहन की सेफ्टी न बना दे। जहाँ तक शालिनी शर्मा के हालातों का सवाल था, वो एक ऐसा मुद्दा था जिसे वे दोनों जो चाहे कर लें, उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। और जहाँ बात तलाक की थी, वो कभी भी ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता था। भले ही संजना करण को हिला भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसे धक्का दिए जा रही थी। हर एक रिश्ते में एक हिडन रूल होता है। घोस्टिंग ही ब्रेकअप करने की ओर पहला कदम है। जहाँ तक हम लोगों की बात करते हैं, पति पत्नी होने के नाते अगर हम पूरा 1 महीना एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना मिलते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? यही ना कि हम लोग तलाक लेने वाले हैं। संजना की बात सुनकर करण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना अंगूठा संजना के निचले होठ पर रखते हुए बेहद ही आराम से उससे पूछा, तलाक? हाँ, मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से अभी ये बात अच्छे से समझाता हूँ कि ये एक ऐसा शब्द है जिसे तुम्हें मेरे मुंह से जिंदगी में कभी सुनना नहीं पड़ेगा। उन दोनों की शादी एक मिलिट्री कानून के तहत हुई थी। जब तक करण इसके लिए राजी नहीं हो जाता, उनके बीच तलाक हो ही नहीं सकता। संजना अरोड़ा का खून खोलने लगा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो इस तरह से इतना लापरवाह और अनरीजनेबल कैसे हो सकता है। वो बेवकूफ करण ग्रोवर आखिर खुद को समझता क्या है? संजना इतने गुस्से में थी कि उसने अपने होठों पर रखे करण के अंगूठे को काट खाया
लेकिन इसके जवाब में करण के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। करण के एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आ गया था कि करण की उस मुस्कान के पीछे राज क्या था और आगे उसके मन में क्या खुराफात जन्म ले रही है। उसे खुद ही उस हरकत पर अफसोस होने लगा था। उसने अपना सर झल्लाहट में हिलाया। उसे याद आया कि उसके साथ वहाँ कोई और भी था। वो चीखी, मेघना, मेघना खुराना। उस समय मेघना खुराना लाउंज के बाहर खड़ी युग जायसवाल से बातें कर रही थी। वो जानती थी कि उसे संजना की आवाज को नजरअंदाज करना था, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो भीतर जाने के लिए पलटी ही थी कि युग जायसवाल की आवाज ने उसे जहाँ का तहाँ रोक दिया। तुम क्या करने की सोच रही हो? वो लोग ठीक हैं, हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाकई में? मेघना रुकी और युग से बोली। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता और परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने आज संजना अरोड़ा के गुस्से को नहीं देखा। अगर देखा होता तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चिंता मत करो, पति पत्नी के बीच का झगड़ा ज्यादा देर के लिए नहीं टिकता। अब जबकि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे के करीब भी आ चुके हैं, तो कुछ ही देर में उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? युग जायसवाल ने शरारत भरे लहजे में कहा। अगले ही पल मेघना खुराना रूम के बाहर दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। मेघना को इस तरह से दरवाजे पर कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करते हुए देखकर युग को उसकी और करण ग्रोवर की हॉस्पिटल में हुई बातें याद आ गई। लगता है तुम्हें कान लगाकर दूसरों की बातें सुनने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। पिछले जन्म में तुम जरूर बिल्ली रही होगी। मेघना खुराना युग की बातें सुनकर हंसने लगी। और तुम जरूर चूहा रहे होंगे। पिछले जन्म में भी तुम मेरे हाथों मरे होंगे और इस जन्म में भी तुम्हारी जान मेरे हाथों जाने वाली है। और अगर तुम ये बेवजह मरना नहीं चाहते हो तो अपनी जबान पर ताला लगाओ और शांति से खड़े रहो। मेघना से बातों में जीतना तो शायद भगवान के भी वश में नहीं था। युग जायसवाल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन तुम आखिर सुनना क्या चाहती हो? ऐसे में वहाँ सुनने लायक हो ही क्या सकता था? इस तरह दूसरों के प्राइवेट मोमेंट्स की आवाजें कान पर लगाना अच्छी बात नहीं है। मेरा मतलब वो दरवाजा साउंड प्रूफ है, तुम्हें वैसे भी कुछ सुनाई नहीं देने वाला। युग जायसवाल, मेघना खुराना अपना गला खखारते हुए बोली, तुमने ही तो कहा था कि एक दूसरे के करीब आते ही उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं जानना चाह रही थी कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है, या फिर तुम ऐसे हवा में तीर चला रहे हो? मेघना खुराना सच्चाई छिपा रही थी। असल में जब युग ने उन दोनों के करीब आने की बात कही थी तभी से उसके दिमाग में शरारती ख्याल आ रहे थे और उन्हीं ख्यालों में से वो हरकत करने पर मजबूर हो रही थी। लेकिन अगर करण ग्रोवर को इसके बारे में पता चला तो क्या वो करण ग्रोवर से बिल्कुल भी नहीं डरती थी? युग जायसवाल ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं खूब समझ रहा हूँ कि तुम्हारे कान किस सच्चाई को जानने के लिए तरस रहे हैं। वैसे सच्चाई जानने के और भी तरीके हैं और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें उन तरीकों के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन तुम अगर चाहो तो उनमें से एक तरीका मैं तुम्हें लाइव डेमो के रूप में दिखा और सुना सकता हूँ। बस हमें एक दूसरे कमरे में चलना होगा। मेघना खुराना पलटी। उसके चेहरे पर कड़े भाव थे। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो युग जायसवाल। याद रखो, जरूरत से ज्यादा होशियारी भी इंसान को भारी पड़ती है। युग जायसवाल के मुंह से हंसी निकल गई। ओह बाप रे, मैं तो डर गया। वैसे तुम्हारे साथ ऐसी होशियारी दिखाना अगर मुझे भारी भी पड़ता है तब भी मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। वो कमरा वाकई में साउंड प्रूफ था। बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर चल रहे घटनाक्रम के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि भीतर आखिर हो क्या रहा है। और अगर अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी तो जाहिर था कि बाहर की आवाज भी अंदर जाना संभव नहीं है। करण ग्रोवर ने अपनी बाहों की माला को संजना के कंधों में डाला और उसे पीछे की ओर धक्का दिया। संजना पीछे सोफे पर गिर पड़ी। अब चीखना बंद करो। मेघना खुराना ने कहा था कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं। उसका मतलब यही था कि दूरी की वजह से दिलों की नजदीकियां बढ़ जाती है, इसीलिए वो हमें इस तरह अकेला छोड़कर चली गई है। संजना की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि दूरी ने हमारे दिल की नजदीकियों को और बढ़ा दिया है। हम दोनों तो अभी भी झगड़ रहे हैं और मुझे इतने दिनों के बाद देखने पर तुम्हें अपने दिल में कुछ कुछ होता हुआ महसूस नहीं हो रहा?
करण ग्रोवर ने संजना का हाथ थामते हुए कहा, क्या होना चाहिए मेरे दिल में? इतने दिन में तो तुमने मुझसे बात करने और मेरे दिल में कुछ कुछ होने की फिक्र नहीं की, और अब ये अचानक से ये क्या हो गया जो तुम्हें मेरे दिल में कुछ कुछ होने की चिंता होने लगी? बेशक संजना के दिल में कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन वो करण ग्रोवर के सामने इतनी आसानी से उस बात को कैसे मान लेती?